सबसे पहली खबर आ रही है सीरिया से, जिसमें विद्रोहियों ने मोहम्मद अल बशीर को 1 मार्च तक देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। अल बशीर विद्रोही समर्थक नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो पूर्व विद्रोहियों के समर्थन में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाल रहे हैं। मोहम्मद अल बशीर ने मोहम्मद गाजी जलाली की जगह ली है, जिन्हें बशर अल असद ने नियुक्त किया था। सीरिया में ताबड़तोड़ हमलों के बाद इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हमले इसलिए किए गए ताकि सीरिया की सैन्य क्षमता को जिहादियों के हाथे में जाने से रोका जा सके। साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि वो सीरिया की नई सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर विद्रोहियों ने सीरिया में ईरान को फिर से स्थापित होने दिया तो इजरायल करारा जवाब देगा। सीरिया के हालात को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्र सरकार ने सीरिया से 75 भारतीय नागरिकों को निकाला है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं। वहां से वो कमर्शियल फ्लाइट से भारत लौटेंगे। सीरिया में रह रहे भारतीयों को सरकार ने लगातार दूतावास के संपर्क में रहने को कहा है। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रूसी संसद में एक विधेयक को मंजूरी दे दी गई है जो तालिबान को आतंकी संगठनों की लिस्ट से हटाने का रास्ता खोल देगा। रूस ने 2003 में तालिबान को आतंकी संगठन की लिस्ट में डाला था। बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली। 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और सास पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा के आत्महत्या की। उन्होंने करीब 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पेज का सुसाइड नोट लिखकर कहा कि और कोई उपाय नहीं बचा है। अतुल का शव उनके फ्लैट से मिला। कमरे में जस्टिस इज ड्यू लिखी एक तख्ती भी मिली। पुलिस ने अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पर आत्महत्या के उकसाने का केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया ब्लॉक को मिले झटके के बाद शरद पवार के घर विपक्षी गठबंधन की अहम बैठक हुई। उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि इंडिया गठबंधन ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बैठक में आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र में ईवीएम और वीवीपैट पर एसओपी का पालन नहीं किया गया। संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस नोटिस में कांग्रेस, टीएमसी, आप, सपा, डीएमके, सीपीआई, आरजेडी समेत विपक्षी पार्टियों के 60 सांसदों के दस्तखत हैं। विपक्ष का आरोप है कि जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन चलाते हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बहुमत एनडीए का है और अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि दिल्ली चलो मार्च 14 दिसंबर को फिर शुरू होगा। 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ मार्च करेगा। सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि वार्ता के लिए सरकार की ओर से अभी तक कोई संदेश नहीं मिला है, इसलिए हम दोबारा मार्च करेंगे। इससे पहले दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश में किसानों की पुलिस से झड़प हो गई थी। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। सीलमपुर के विधायक अब्दुल रहमान ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता की राजनीति में उलझकर मुसलमानों के अधिकारों को नजरअंदाज किया। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा जनता के मुद्दों से भागकर अपनी राजनीति की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों का अगले साल 31 मार्च तक 100% लागू करने के लिए कहा है। अमित शाह ने सीएम नायब सिंह सैनी के साथ राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानून नागरिक अधिकारों के रक्षक और न्याय की सुगमता का आधार बन रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रविंद्रनाथ महतो मंगलवार को निर्विरोध रूप से झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। विशेष सत्र के दौरान हेमंत सोरेन ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। विपक्ष ने पहले ही अपना उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया था। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष की बात सुने, क्योंकि वो सदन में वास्तविक मुद्दे और जानकारी लेके आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान राजनाथ ने कहा कि भारत रूस की मित्रता सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और सबसे गहरे महासागर से भी गहरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत हमेशा दोस्त रूस के साथ खड़ा रहा है और वो भविष्य में भी ऐसा करेगा। रक्षा मंत्री ने रूस पर S-400 मिसाइल सिस्टम की जल्द डिलीवरी का दबाव भी बनाया। कर्नाटक के बेलगावी में लिंग्यातों को प्रदर्शन हिंसक करते हुए देखा गया। बेंगलुरु में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर विधानसभा की मार्च करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। लिंगायत पंचमसाली समुदाय ने उन्हें मिले 5% आरक्षण को बढ़ाकर 15% करने की मांग की है। यूपी के फतेहपुर में नूरी मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ दिया। इस संवेदनशील कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने मस्जिद के करीब बनी सभी दुकानें
बंद करवा दी और 300 मीटर के दायरे को पूरी तरह सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात रहे। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के बाद हालात सामान्य बनाए रखने के लिए पुलिस जुटी है। संभल में लगातार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। हिंसा के मामले में अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का काम जारी है। पुलिस के मुताबिक लोगों का भरोसा जीतने और शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में करीब 1.5 किलोमीटर के इलाके में अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान कुछ लोगों के साथ प्रशासन की नोकझोंक भी हुई। हिमाचल के कुल्लू में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग घायल हो गए। कुल्लू में मंगलवार को एक बस खाई में गिर गई थी। इसमें 30 यात्री सवार थे। हादसा इतना भयानक था कि बस के कई टुकड़े हो गए। घायलों में से कईयों की हालत गंभीर बनी है। उत्तराखंड के पौड़ी इलाके के कुमखाल में एक कार 300 मीटर नीचे खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। खबर मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ ने बचाव अभियान शुरू कर दिया। शवों को रोप के जरिए ऊपर लाया गया। मारे गए तीनों लोग एक ही परिवार के थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ट्रक और वैन की आमने सामने की टक्कर में 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा जैतपुर गांव में हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई। साथ ही उन्होंने अधिकारियों के घायलों के अच्छे इलाज के निर्देश दिए। श्रीनगर के एमएलए हॉस्टल में आग लगने से कई कमरों को नुकसान पहुंचा है। 4 मंजिला एमएलए हॉस्टल में लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी इसकी अब तक वजह सामने नहीं आ पाई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी जांच में जुटे हैं। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। हादसा तब हुआ जब वहां एक विवाह समारोह हो रहा था। आग लगते ही सभी लोग बाहर आ गए, लेकिन घर और मेहमानों का सामान और आभूषण पूरी तरह जल गए। पुलिस को आशंका है कि आग एलपीजी सिलेंडर में धमाके के चलते लगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक शादी समारोह में रसमलाई खाने के बाद बाराती और घराती समेत 400 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। 10 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा कि हलवाई और दूध वाले की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए वो डीएम को पत्र लिख रहे हैं। तेलंगाना के विकाराबाद के एक स्कूल में नाश्ता करने के बाद 4 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। छात्राओं को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई। छात्राओं का आरोप है कि खाने में क्वालिटी अच्छी नहीं थी और उसमें कीड़े भी थे। कुछ छात्राओं ने पहले भी यहां खाने की खराब क्वालिटी की शिकायत की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कथित तौर पर जहरीला खाना खाने से एक लड़की की मौत हो गई और 34 बच्चे बीमार पड़ गए। धनोरा के आवासीय स्कूल में खाना खाने के बाद छात्रों ने बेचैनी और उल्टी की शिकायत की। मृत लड़की के परिवार ने आवासीय विद्यालय के अधीक्षक को दोषी ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर जारी है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी से झरने भी जमने लगे हैं। मंगलवार को लाहौल स्पीति का ताबो सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0 से 12.7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। हिमाचल के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया।